हेलो स्टूडेंट्स, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक देख रहे थे। तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक हम लोग सीख चुके थे और अभी का जो लेक्चर है आपका, उसमें हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कौन पैरा है कौन डाया है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को आप मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, चाहे वो 2 मार्क्स हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। तो वो देखा जाए, कंक्लूजन इसका निकाला जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, 1-2 ऑब्जेक्टिव आपका रहता है क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट से। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। वैसे आप लोग मोमेंटम वगैरह या मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोग सब फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो उधर भी आप पढ़े हैं, लेकिन मेरा फोकस है आज का लेक्चर में कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है किसी भी एटम्स का, आयंस का, एटम्स या फिर आयंस का, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप ध्यान में रखेंगे, इसको ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, इनमें से किसका चुंबकीय क्षण या चुंबकीय पल या चुंबकीय आघूर्ण का मान सबसे अधिक है। चुनना रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं आपके। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, किसका लोएस्ट होता है, इस टाइप से। उसी प्रकार फिर पूछा जाता है कौन पैरा है कौन डाया है, कौन सा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा कौन सा डाया होगा। तो आपका जो है लेक्चर के लास्ट में क्वेश्चन आपको दे देंगे, ऑब्जेक्टिव आप बना के कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं उसका, ठीक है। और बच्चे जो भी अभी लेक्चर दिए जा रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपका जो है पीछे जो वीडियो डाला गया है यूट्यूब में, उसको डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट को आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उसको आप आराम से खोल के देख सकते हैं। जिनका लेक्चर छूटा हुआ 11th का, जिसका लेक्चर छूटा हुआ हो, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें आपका 11th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो सीरियल वाइज आप क्या कर सकते हैं, लेक्चर को देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी जो 11th के लिए जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, बेसिकली ये 11th का है, लेकिन 12th के लिए भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं, जो अभी 11th में गए उसके लिए तो नया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट्स बनाते रहेंगे। और यहाँ पे जो भी आपका 11th के पार्ट जो पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी लेक्चर दिए जा रहे हैं, सब बोर्ड के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड को देखते हुए आपको लेक्चर दिया जा रहा है। तो 11th के बच्चे टेंशन ना ले, जैसे पढ़ाया जा रहा है उसको सीरियल वाइज क्या करें, आप नोट्स को रेडी करें। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आपका आज हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात किया जाए तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका साउथ से नॉर्थ की, उसका डायरेक्शन होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, तो याद रखिएगा जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको आप मान सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले क्या मानना है, इसको वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। लेकिन आपसे यदि कोई पूछेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर है, तो आप बोलेंगे वेक्टर है। अब वेक्टर क्यों है, देखिए जैसे मान लिया जाए ये आपका एक कोई लूप है, एक यहाँ आपका एक लूप है मान लिया जाए, और इसमें जो करंट फॉलो हो रहा है, इसमें जो करंट है आई मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए साउथ है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इस टाइप का होता है, ये वाला। तो कहने का मतलब इसके पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड के साथ क्या क्या होता है, मतलब साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इसका डायरेक्शन होता है।
तो कहने का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास डायरेक्शन होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे जो म्यू है आपका ये डायपोल मोमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। तो हेडिंग देंगे सब, है ना, हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग देंगे, सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला कैसे जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग जैसे डायपोल मोमेंट है वैसे इसको डिनोट किया जाता है म्यू से। कैसे किया जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट को आप म्यू से दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, म्यू से, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट को आप म्यू से दिखा सकते हैं, या फिर आप mm लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, mm लिख सकते हैं, है ना। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, mm, मैग्नेटिक मोमेंट। इसको बोलते हैं बच्चे चुंबकीय पल बोलिए, या क्षण बोलिए, या आघूर्ण बोलिए। चुंबकीय पल बोल सकते हैं, क्षण बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, आघूर्ण। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो सूत्र होता है, हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। किसका निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला थोड़ा खाली ध्यान में रखना है, उसके बाद बाकी चीज़ आपको पिछले लेक्चर में बता दिया गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पे आप बता सकते हैं कौन पारा है कौन डाया है। तो पहली बात तो ये है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 ब्रैकेट बंद, और इसका जो यूनिट होता है bm। क्या होता है, अब इसको म्यू से लिखिए, या फिर शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको mm। क्या बोल सकते हैं, mm मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, और क्या है, bm। बस ये फार्मूला याद रखना है। कभी कभी तो आपको बोर्ड फार्मूला ही पूछ देता है, कभी कभी बोर्ड आपका फार्मूला ही पूछ देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो कभी कभी बोर्ड जो है आपका क्या पूछ देता है, यहाँ तक आपका फार्मूला भी पूछा जाता है। तो टेंशन लेने का नहीं है ना, आराम से सीखिए इसको, है ना। मतलब पूरा जो है फोकस करके ध्यान देके जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी, तो एक बात खाली दिमाग में बैठा ले कि जो सर पढ़ा रहे हैं, यानी कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, बस बोर्ड जो होता है, बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन एग्जाम हो, उसको फोकस कर रहे हैं पूरा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमारे पास क्या है, आप सोचिए 5-6 महीना तो हम लोग को ऐसे ही बर्बाद हो गया कोरोना के चक्कर में, और अभी भी हो रहा है। तो यदि आपको जैसे आपके स्कूल या क्लास में जैसे पढ़ाया जाता है, पूरा छोटी मोटी बात जो होता है उसको पूरा यदि लिखवाना शुरू किया जाए, तो फिर उतना टाइम आपके पास नहीं है ना, हमारे पास है। तो हमें क्या देखना है, हमें तो फाइटिंग करना है किसके साथ, बोर्ड के एग्जाम के साथ, या कोई भी एग्जाम हो उसके साथ फाइट करना है। तो हम लोग जो मतलब बोल सकते हैं, जैसे दूध है, दूध से क्या करते हैं, क्रीम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्रीम। तो आपको क्या दिया जा रहा है, पूरा क्रीम दिया जा रहा है, जो कि डायरेक्ट अटैक कहाँ करेगा, एग्जाम में। कहाँ करेगा, एग्जाम करेंगे। तो मतलब कोई ज़्यादा टेंशन लेने। तो 11th के जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, वो पूरा तन मन ताकत लगा के देखें, और जो समझाया जाता है, और लेकिन जो देखेंगे वीडियो 11th का, 11th-12th जो लिखा हुआ है, बेसिकली 11th का है, 11th एंड 12th जो लिखा हुआ है, फॉर 11th एंड 12th क्लास जो लिखा हुआ है आपका प्ले लिस्ट में, लेकिन बेसिकली क्या है, पूरा फुल्ली 11th है। फुल्ली क्या है आपका, 11th है। कहने का मतलब जो 11th के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, पूरा मन से देखेंगे, और सीधा समझ लें कि 12th में तो ये हेल्प करेगा ही, लेकिन और कहाँ हेल्प करेगा आपको, डायरेक्ट बोर्ड में। कहाँ पे, बोर्ड में।
तो हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास क्या है, टाइम अभी कम है। इसलिए हमें जो 11th का जो पार्ट पढ़ रहे हैं तो वही चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे यूट्यूब में, जो आपका काम का हो, जो आपका काम का हो। फालतू टाइम आपके पास भी नहीं है, ना तो मेरे पास है, ठीक है। तो कहने का मतलब सिचुएशन के अनुसार हमें देखना पड़ेगा। और दूसरी बात है, सबसे पहला जो टारगेट है आपका बोर्ड, सबसे पहला जो टारगेट है आपका बोर्ड में अच्छा नंबर लाना। तो जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़िए, बोर्ड में आपका अच्छा नंबर श्योर आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप सिर्फ मेरे साथ चलने की कोशिश करें, मतलब चलिए, रास्ता मैं बना रहा हूँ, उस पर आप सिर्फ रास्ता को मैं बनाते जा रहा हूँ, उस पर क्या है, आपको चलना है, बस चलते ही रहना है। तो यहाँ पे mm जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको आप म्यू से भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं आप, म्यू, mm की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू। मतलब आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 और bm। तो कहने का मतलब ये आपका क्या है, म्यू है, ये क्या है आपका, इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू। और इसी को आप बोल सकते हैं mm बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, mm, मैग्नेटिक मोमेंट। अब रही बात किसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कौन क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं n यहाँ पे क्या है। तो n हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, n को बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n यहाँ क्या है जी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आ रहा है समझ में, ये क्या है, नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या। अयुग्मित मतलब होता है बिना जोड़ी वाला, जिसका जोड़ी नहीं हो। जैसे हम लोग का भी अभी कोई जोड़ी नहीं है, तो हम लोग क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये आप सीधा समझ सकते हैं, पेयर्ड किसको बोलेंगे, जिसका शादी हो चुका है, जिसका नहीं हुआ वो क्या है आपका अनपेयर्ड। ठीक उसी प्रकार एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लीजिए किसी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये n यहाँ पे है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे bm दिख रहा है, तो bm ये यूनिट है, bm जो है आपका, ये है आपका यूनिट ऑफ mm। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या है, ये यूनिट है। और bm का जो फुल फॉर्म होता है, ये बोर साहब ने दिए थे थ्योरी को, तो बोर मैग्नेटॉन, इसको क्या पढ़ते हैं, बोर मैग्नेटॉन। तो कहने का मतलब इतना बात आपको ध्यान में रखना है, और इतना बात यदि आता है तो आप मैग्नेटिक मोमेंट आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके सहायता से आप बता सकते हैं कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है। तो अच्छी बात नहीं है, मज़ा आ जाएगा आपको। सबसे पहले तो फार्मूला सीख गए मैग्नेटिक मोमेंट का, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 bm। और आपका जो बोर्ड पूछता है वो फार्मूला पूछता है कभी कभी। दूसरी बात यहाँ फिर बता दिए कि मैग्नेटिक मोमेंट को आप म्यू से डिनोट कर सकते हैं। म्यू किससे कर सकते हैं, म्यू से डिनोट कर सकते हैं। और ये जो है आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक बात है, और mm जो है आपका, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि म्यू जो है बच्चे आपका, म्यू जो है आपका ये म्यू जो आपका है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी का हिंदी क्या होता है, सदिश राशि है। सदिश राशि किसको बोलते हैं, आपको तो पता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिला, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ध्यान में रखना है।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो याद रखने वाला चीज़ है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो सूत्र होता है √n इंटू n प्लस 2, √n इंटू n प्लस 2 bm। इसको mm लिख सकते हैं या म्यू से लिख सकते हैं। और यहाँ n यहाँ पे क्या है ये जानकारी होना चाहिए आपको। n यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। bm है आपका यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, और bm का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बोर मैग्नेट्रॉन। और ये जो है आपका mm जो है आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए फार्मूला याद हो गया होगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपको सिखाने जा रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या सिखाने जा रहे हैं बच्चे, मैग्नेटिक मोमेंट सिखाने जा रहे हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट सिखाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव, और उसको बना के आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइंस जो है बच्चे कुछ नहीं है, हम लोग नेचर का स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नेचर में जो फिनोमेना होता है, जो घटना होती है उसके बारे में। जैसे अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है सभी जगह होता है आपका, जो जितने भी आपका जो भी लीजिए, जैसे ग्रह चंद्रमा जो भी प्लैनेट्स है उसमें भी होता है, सभी वस्तुओं में पाया जाता है कुछ न कुछ। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। आप क्या करें, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है। आराम से अभी सीख जाएंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है, bm मतलब mm इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2 bm। bm यहाँ पे यूनिट है और n यहाँ पे जो है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या है आपका, नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं आपका कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, कैसे गणना किया जाता है तो हम लोग करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लिया जाए आपका दिया हुआ है, यहाँ पे दो चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू यदि 0 आ रहा है तो डाया होगा, याद रखिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू याद रखना है आपको शॉर्टकट, mm का वैल्यू यदि 0 है तो इस कंडीशन में डाया मैग्नेटिक होगा, सिंपल। और mm का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो इस कंडीशन में होगा पारा मैग्नेटिक। जैसे आपको कल बताए थे शॉर्ट ट्रिक्स के, आपको बोला गया था कि यदि जिस एलिमेंट्स जिस आयंस के पास आपका क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट कभी 0 नहीं हो सकता है। और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, पारामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, पारामैग्नेटिक, सिंपल। उसके बाद डायामैग्नेटिक, यदि जिस एटम्स या आयंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, और यदि 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, 0। इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू होता है √n इंटू n प्लस 2। n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। आ रहा है समझ में, बहुत ही सिंपल है। तो ये किसको फॉलो करेंगे आप आराम से बता सकते हैं कौन पारा है कौन डाया है। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग करते हैं। तो एक नंबर मान लिया जाए आपका दिया हुआ है बच्चे, एक नंबर में दिया हुआ है आपका, जैसे Fe है, क्या है, Fe। तो Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है 26। इसका कन्फिगरेशन जब लिखेंगे तो वो होता है आर्गन और 4s2 और 3d6। तो आपको तो पता चल गया, चूंकि फॉर्मूला के अंदर आ रहा है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि n आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, n चाहिए। जब तक n नहीं मिलेगा, जब तक n नहीं मिलेगा तब तक आपका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं।
तो F ही जो है आर्गन 4s2 3d6 होता है। बताए थे S में जो है 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल और D में 5 ऑर्बिटल। पता है ना, याद है ना, ये तो सबसेल हो गया, ये हो गया आपका सबसेल और ये हो गया आपका ऑर्बिटल। याद दिला दे रहे हैं। तो इसलिए पिछला लेक्चर तो जो भी 11th का बच्चे हैं जो देख रहे हैं वीडियो का या 12th का, वो सीरियल वाइज देखें, एक नंबर से देखें और उसका एक नोट्स बना दें, बहुत काम देगा। कोई भी एग्जाम में आपको काम देगा जो आपको बताया जा रहा है। पूरा निचोड़ क्रीम दिया जा रहा है आपको, पूरा क्या दिया जा रहा है, पूरा क्रीम दिया जा रहा है जो कहीं भी अटैक कर सकता है पूरा। इसको जो भी समझिए, परमाणु बम, एटॉम बम, जो समझना समझिए। अब देखिए क्या है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन है जा रहा है S में और D में, तो S में जो ऑर्बिटल होता है वो 1 होता है बच्चे। कितना ऑर्बिटल होता है, S 1 होता है। D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx और dxy, dx स्क्वायर y स्क्वायर, तो और एक dz स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं, देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन D सबसेल। तो 1 2 3 और 1 4। अब घर की संख्या देखिए, 1 2 3 4 5, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर, dz स्क्वायर। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। कितने घर हो गए, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, तो देखिए ये 4s यानी कि S ऑर्बिटल, तो यहाँ जितना भी रहे उसे कोई मतलब नहीं, देखना है S है तो उसके पास घर 1 होगा और D यदि देखे तो उसमें कितना घर होगा, 5 होगा। कितने घर है, 5। जो कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन है वो लिखे यहाँ पे। अब देखिए पाउली एक्सक्लूजन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अपोजिट स्पिन में रखना पड़ेगा। मतलब पाउली एक्सक्लूजन के अनुसार वो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, वो भी क्या, विथ अपोजिट स्पिन, विथ अपोजिट। आपको क्वांटम नंबर जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा आपको कि सब सेल में ऑर्बिटल कैसे निकाला जाता है, सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे आया। तो मतलब जैसे आप P में जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 ही क्यों है, 7 क्यों नहीं है, इस तरह क्वेश्चन उठ सकता है आपके दिमाग में। तो उसके लिए क्या पढ़ाएंगे, आपको क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे। अब क्वांटम नंबर जब पढ़ा देंगे आपको तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो एक क्लॉकवाइज रहेगा, एक रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। D में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे पहले क्या बताया था, जैसे हुंड्स रूल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, हुंड्स रूल। नाम क्या है साइंटिस्ट, हुंड। तो हुंड्स रूल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिएगा कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को सिंगली फील्ड करते हैं। सबसे ये रूल बताया गया, अपने मन से नहीं कर रहे हैं। जो IPSC निर्धारित कर दिया है उसके अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। वही अमेरिका वाला इसी तरह पढ़ रहा होगा, लैंग्वेज अलग है, अंग्रेजी में पढ़ रहा होगा, लेकिन हम लोग तो उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड निकले। अरे हिंदी के साथ अंग्रेजी भी लेके चलते हैं पीछे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, टेंशन नहीं है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 1 2 3 4 5। ऐसा कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी जो है लाइन में हम लोग खाना के लिए खड़ा होते हैं, लाइन में खड़ा है 10 बच्चे, कितने बच्चे, मतलब 10 बच्चे खाना के लिए लाइन में इस तरह से खड़े। तो सबसे पहले जो आएगा उसको तो मिलेगा ही। मान लीजिए 10 को मिल गया, 10 को क्या मिल गया, फर्स्ट चांस में मिल गया। लेकिन जो बचेगा तो फिर कहाँ से शुरू होगा, जहाँ से आप मतलब शुरू में जो बच्चे लिए थे उसको पहले मिलेगा, फिर उसको मिलेगा। तो कहने का मतलब, या फिर यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये सबसे बड़ा है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है, फिफ्थ है। तो सबसे पहले जो जोड़ी लगेगा इसको मान लें बड़ा भाई, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद शादी सबसे पहले किसकी होगी, सबसे बड़ा का। अभी किसी का शादी नहीं हुआ, अनपेयर्ड है, लेकिन शादी करने की बारी आएगी तो सबसे पहले किसका होगा, बड़ा का होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। तो जोड़ी किसका लगेगा, सबसे बड़ा यही है ना। मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ, यहाँ से। तो कहने का मतलब आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स था, 5 को रख दिए, एक और बच रहा है, तो आप बोलिएगा सर यहाँ रख देंगे, नहीं, हुंड्स को गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा रूल तोड़ दिया मेरा, इसलिए रूल तोड़ना नहीं है।
तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को n से लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब इस घर में देखिए, सर्च कीजिए, जोड़ी लगा हुआ है, कोई उपाय नहीं। इसमें भी देखेंगे तो जोड़ी लगा हुआ है, लेकिन किसमें जोड़ी नहीं लगा हुआ है? इसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिसका जोड़ी नहीं है, पेयर नहीं। तो यहाँ पे n नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 4। अब जब ये मिल गया आपको तो आगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, उसके बाद तो आराम से बन जाएगा। क्या करना है? डायरेक्ट mm का फॉर्मूला √n × n+2। अब बाहर में क्या लिखेंगे? Bm। तो कभी कभी वैल्यू पूछ देता है कि इनमें से कौन Fe का मैग्नेटिक मोमेंट का मान है, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना है बच्चे? 4। तो 4 × 4 + 2 Bm। 4 2 6, 4 2 कितना होता है? 6, 6 चौके 24, तो 8 थिया 24। तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे? कितना आ गया? 24 आ गया। 24 Bm। 6 चौके कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 24 Bm हो गया। ठीक है। अब यदि आप 24 को तोड़ना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, दूना 8, 8 या 24। तो रूट से कौन निकलेगा? जोड़ा वाला निकलेगा, ये वाला। तो 2 निकल गया तो कितना बचा? 3 दूना 6। लिख सकते हैं क्या? तो आप इसी को कितना लिख सकते हैं बच्चे? इसी को आप लिख सकते हैं और 2√6 Bm। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ये कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया आपका, इतना आ गया। ठीक है। इसको और वैल्यू को तोड़ के लिखना चाहते हैं तो रूट तोड़ दीजिए। √6 का वैल्यू को क्या करें? आप तोड़ दें, यानी कि आप रूट कितना 6 का वैल्यू को यदि तोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने जा रहा है। या इसी को आप लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं कि Fe का जो mm का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4.89। कितना लिख सकते हैं? 4.89 भी लिख सकते हैं। 4.89 आंसर। तो आप कुछ नहीं है, आप इतना लिखिए। ऑप्शन में देख लीजिएगा किस टर्म में है, किस टाइप का वैल्यू है, तो उसके अनुसार या फिर आप इतना लिख सकते हैं या फिर आप इतना लिख सकते हैं। तो आप देख लेंगे, रूट को तोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.89 आएगा, 4.89 आएगा। तो इस तरह से निकालते हैं। अब रही बात, ये पारामैग्नेटिक है डाया है, पारा है या फिर डाया है। Fe जो है, यदि कोई पूछेगा पारा है या फिर डाया, तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 आया है क्या? 0 नहीं आया। और 0 जब नहीं आया तो mm ≠ 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? पारा। ये क्या हो जाएगा? पारा मैग्नेटिक। ये हो जाएगा आपका पारा मैग्नेटिक। आ रहा है समझ में? बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। मान लिया जाए आपको दे दिया है दूसरा नंबर Sc2+। Sc क्या दे दिया है? Sc2+ दे दिया है। अब पूछ दिया आपको कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो देखिए आराम से बना लेंगे। ये हो जाएगा आर्गन, और इसका जो होता है Sc का यदि लिखते हैं तो लिखते हैं हम लोग आर्गन, और 4s2 और 3d कितना लिखते हैं? हुआ 3d कितना लिखते हैं? तो 18 और 2 20 और 1 21। एस्केंडियम का कितना होता है? 21 होता है, 21 होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब इससे कौन निकल गया? आपको बता चुके हैं कि जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बता रहे थे वहाँ सिखा चुके हैं आपको कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको प्लेलिस्ट। ठीक है।
आप उसको देख लीजिएगा सीरियल वाइज, उसके बाद पढ़िएगा। डायरेक्ट इसको पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का 2 तरीका बताए थे, वो दोनों को यदि पता रहेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 4s2, कहने का मतलब 2 प्लस, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा, 4s2 का इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो बचा कितना 3d1। कितना बचा बच्चे, 3d1 बचा। और जब ये 3d1 बचा तो यानी कि इसके पास 3d1, तो d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, d में आपका 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4 5, यानी कि 3d1 है। तो घर तो रहेगा, d जैसे आया तो उसमें 5 ऑर्बिटल होगा, भले ही उसमें इलेक्ट्रॉन रहे या नहीं रहे। तो कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब बाकी घर क्या रहेगा, खाली। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कहाँ से डालिएगा। जैसे आपके पास घर बना हुआ है 10 रूम का, आदमी 2 ही रहने वाले हैं या 1 ही रहने वाले हैं, तो कितना स्पेस लीजिएगा, 1 रूम का लीजिएगा, बाकी तो खाली ही रहेगा ना। लेकिन आपके पास है कितना, मान लीजिए 10 रूम, तो रूम क्या ख़त्म हो जाएगा, आदमी नहीं रहेगा तो रहेगा। तो कहने का मतलब इसका जितना कमरा है उतना रहेगा ही, भले इलेक्ट्रॉन हो या ना हो। तो n बराबर हो गया बच्चे 1, n बराबर कितना हो गया 1। आप लोग नोट्स ठीक से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। अब निकालना है mm निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट बराबर √n इंटू n+2, और क्या चीज़ bm, वैल्यू पुट करें। n का वैल्यू 1 इंटू 1+2, तो कितना आ जाएगा 2 1 3, तो √ कितना 3bm, √ कितना आ जाएगा 3bm आ जाएगा। आराम से देखिए, कोई दिक्कत है क्या, या फिर और इसका वैल्यू आपको पता है, आप ये भी आंसर हो गया लेकिन नहीं मन भरता है तो आप √3 का वैल्यू आपको पता होगा, गणित पढ़ते हैं मैथमेटिक्स से, आपको पता है रूट कैसे निकाला जाता है, तो 1.73 bm भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रूट को आप तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से क्या निकाला जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकाला जा सकता है। चलिए कुछ और बता देते हैं, उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दे देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे देखेंगे उसको। चलिए 3 नंबर बताते हैं आपको, स्कैंडियम टाइटेनियम। मान लीजिए टाइटेनियम लिखा हुआ है 2+, तो इसका हो जाएगा बच्चे आर्गन और 3d2 हो जाएगा। 3d कितना हो जाएगा 2, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। d में कितने ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 3d2। d में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन है 1 1 2। अब ऐसा मत कीजिएगा 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ही में डाल देना, नहीं, सबसे पहले एक एक भरते हैं, जो बचता है उसको रिपीट करते हैं, यानी कि n = हो गया आपका 2, तो mm नहीं निकलेगा, तो mm = √n इंटू n+2 और क्या चीज़ bm। तो देखिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 2 है, n का वैल्यू 2, 2 इंटू 2 + 2 और क्या चीज़ bm, 2 2 4 दूना 8, 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। ये क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से निकल जा रहा है। इसीलिए आपको क्या किए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा है, वैलेंस वैलेंसी सिखा है, फिर क्या सिखा है, वैलेंस वैलेंसी सिखाने के बाद आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है वो बताया गया है, ऑक्सीडेशन बताया गया है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दिया गया है उसके बाद फिर एन फैक्टर भी बताया गया था आपको। तो एन फैक्टर, वैलेंस वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारे चीज़ क्या हुआ क्लियर कर दिए। तो बाद में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिखाए, उसके बाद फिर सिखाए पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कैसे पहचानेंगे, उसके बाद अब ये बता रहे हैं आपको क्या चीज़, मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है, इसको प्राप्त करने की कोशिश करें। अब देखिए ये तो हो गया किसका 3 नंबर टाइटेनियम। मान लीजिए आपको दे दिया वैनेडियम,
वेनेडियम, इसका वेनेडियम 2+ है, तो वेनेडियम का 23 होता है, ठीक है। तो इसका कन्फिग्रेशन देखिए, तो आर्गन आ जाएगा, बता चुके हैं कन्फिग्रेशन कैसे आता है वो भी बता चुके हैं। 3D कितना हो जाएगा 3, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। जैसे 21 था तो 3D 1 आया, 22 है टाइटेनियम का तो 3D 2, वेनेडियम का 23 होता है तो 3D 3, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे D पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, किस में जा रहा है बच्चे, D में जा रहा है। 1 2 3 4, ज़्यादा हो गया, 5 ही घर होता है ना, 5 घर बनाएंगे। देखिए कितना सिंपल है, आप सीधा देखिए D में जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो D के पास होता है 5 ऑर्बिटल, यानी कि 1 2 3 और 1 4 लाइन खींचेंगे तो 5 घर हो जाएगा, यानी कि 3D 3 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, बाकी 2 खाली रह जाएगा। क्योंकि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, यानी कि n = तीनों क्या है, अनपेयर्ड है, किसी का जोड़ी नहीं है, तो 3 हो गया। तो mm निकालेंगे तो mm = अंडर रूट कितना, n × n + 2, अब बाहर क्या लिख देंगे, bn। वैल्यू को पुट कर दीजिए बच्चे, तो 3 × 3 + 2 और क्या चीज़, bn। तो 3 2 5, 5 दिया कितना, 15, bn। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आ रहा है समझ में, किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, फिर आपको बता दिए, सेल बताए, सब सेल बताया, ऑर्बिटल बताए। ऑर्बिटल याद रखना है किसमें कितना होता है, बस जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, एक है mn दिया हुआ मान लीजिए, तो mn का जब लिखते हैं तो mn का 25 होता है ना, तो आर्गन हो गया और 4s2 और 3D कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन s में और d में जा रहा है, तो s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, s में जो है आपका 1 ऑर्बिटल होता है और d में 5 होता है। तो 1 2 3 1 4 5, तो ये हो गया 4s2 और ये हो गया 3D, तो ये हो गया D, ये हुआ s ऑर्बिटल का, ये हो गया d ऑर्बिटल। s में कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1 और 1 2, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉक, इसमें कितना है, 5 है, तो 1 2 3 1 4 और 1 5। अब निकालिएगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका तो पेयर्ड है, अनपेयर्ड कितने हो गए, 5, n बराबर कितना हो गया, 5, क्योंकि एक घर में 2 रहना चाहिए, लेकिन है कितना, 1, तो अनपेयर्ड मतलब कितना हो गया, 5। तो m = n × n + 2 और bm, तो n का वैल्यू पुट करें, 5 × 5 + 2 और bm, 5 2 7 5 35, 35 bm, 35 कितना आ गया, bm आ गया, 35 bm। तो इस तरह से निकाला जाता है। तो इसका चल जल्दी से क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, 1 2 और बताते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे आपका, उसके बाद। और यहाँ पे देखिए रही बात पारा मैग्नेटिक है कि डाया है, तो ये भी क्या होगा, टाइटेनियम Ti2+ पारा होगा, पारा मैग्नेटिक। आ रहा है समझ में, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं है। V2+, ये भी क्या हो जाएगा, पारा मैग्नेटिक। और जो यहाँ Mn दिख रहा है, ये भी हो जाएगा पारा मैग्नेटिक, ये भी क्या हो जाएगा आपका, पारा मैग्नेटिक। सब का सब क्या है, पारा मैग्नेटिक, ठीक है। डाया कब होता, जब 0 हो जाएगा। चलिए कुछ उदाहरण और देते हैं, उसके बाद आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। क्या देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, उसको क्या करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। चलिए फटाफट नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए 6 नंबर में देखते हैं हम लोग। मान लीजिए सी यू का 29 होता है, 29, सी यू का कितना होता है, 29। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको बताए थे, एक्सेप्शन था स्टार मार्क
4s1 और 3d कितना 3d हो जाएगा आपका 3d हो जाएगा आपका 10। 3d कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए s में होता है 1 ऑर्बिटल और d में होता है 5 ऑर्बिटल। आ रहा है समझ में? s में 1 और d में 5। तो ये हो गया 4s1 और 3d कितना 10। तो इसका जब हम निकालेंगे, इसका जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? इसका आ जाएगा आपका 1 है और इसका हो जाएगा 5 करना 1 2 3 और 1 4। 10 है तो 1 2 3 4 और 1 5 6 7 8 9 और 1 10। अब देखिए इसका तो पूरा जोड़ी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? बस 1 mm निकालिए। अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 और बी एम। तो अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 2 बी एम, यानी कि √3 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका। आ रहा है समझ में? आ गया ना? उसी प्रकार मान लीजिए आपको Zn का पूछ दिया, आप किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Zn का 30 होता है ना, तो इसका लिखते हैं आर्गन। अब 4s2 3d 10 होता था, लेकिन 4s2 का इलेक्ट्रॉन चल गया तो कितना बचेगा 3d 10। 3d कितना बचेगा 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप आराम से क्या करेंगे लिख लेंगे। अब देखिए Zn का आपका d में जा रहा है इलेक्ट्रॉन 10 है और अच्छा ये पैरामैग्नेटिक ये डाया है, तो याद रखिएगा Cu जो होता है ये पारा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है, मतलब क्या है पैरामैग्नेटिक, सीधा बात है। अब देखिए जिंक में 1 2 3 और 1 4। 3d कितना है 10। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हुंड्स रूल के अनुसार। किसके अनुसार? हुंड रूल के अनुसार। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? दोहराएंगे। ठीक है। अब देखिए इसका लिखेंगे हम लोग, तो n बराबर तो 0 हो गया। जब n बराबर 0 हो गया तो mm जो लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 और bm, ये तो फिर 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0 प्लस 2 मतलब 0, यानी कि Zn2 प्लस क्या हो गया? ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा आपका? डाया। चलिए एक एक्सेप्शन है आपका Cr क्रोमियम। क्रोमियम 2 प्लस है मान लीजिए, तो क्या लिखते हैं? आर्गन। क्रोमियम 2 प्लस है तो आर्गन। देखिए क्रोमियम का लिखा था Cr, आर्गन हो गया। अब 4s1 और 3d 5 ऐसे लिखते थे। ठीक है। 24 तो 18 6 24, तो 2 इलेक्ट्रॉन चल गया, तो एक तो इससे जाएगा और एक इससे जाएगा। तो 3d कितना बचेगा? 5 है तो एक इससे चला गया, बचा 3d 5। इससे एक चला जाएगा, कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4 बचेगा। 3d 4। अब देखिए d में जो होता है 5 ऑर्बिटल होता है 5। आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4। 3d कितना है आपका? 4। 1 2 3 और 1 4। ठीक है, यानी कि n बराबर हो गया आपका 4। mm कितना हो जाएगा? अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 और भी 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 2 6 6 चौके 24, 8 3 24, 2 रूट, यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट 24 bm, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 6। ये क्या हो जाएगा आंसर? अब इसको कोई पूछेगा पारा है कि डाया है, तो आप क्या बोलिएगा?
ये तो आपका हो जाएगा पारामैग्नेटिक, यानी कि Cr2 प्लस जो है आपका पारामैग्नेटिक। ये क्या है आपका पारामैग्नेटिक। तो ठीक है, इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें। एक दो और बताते हैं, एक और। चलिए क्वेश्चन और है, कितना था 8 या 9 जो भी हो। मान लिया Cu दिया हुआ, क्या बोलते हैं आपका, सिर्फ Cr दिया हुआ है, ठीक है। तो Cr का 24 होता है तो आर्गन, और 4s1 और 3d5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कितना इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और डी में होता है 5 ऑर्बिटल, 1 2 4 5। तो ये हो गया 4s1 और ये हो गया 3d5। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3 और एक 4 और एक 5। सबसे पहले एक एक भरते हैं, उसके बाद रिपीट करते हैं ना। तो अनपेयर्ड कितना हो गया, 5 इधर 1 इधर, 6, n बराबर हो गया आपका 6 बाबरे। यानी कि आप लिखेंगे mm, तो अंडर रूट n इंटू एन प्लस n का वैल्यू कितना है 6, तो 6 इंटू 6 प्लस 2 और क्या चीज़ bm, 6 2 8, 8 छक 48, 48 bm। ये कितना आ गया, 48 bm आ गया। अब इसका वैल्यू यदि देखा जाए, ऐसे इसको लिख सकते हैं आप, 4√3 bm, 4 6 16, 16 तिया 48, इतना लिख सकते हैं। या फिर इसी को लिख सकते हैं आप 6.92 ये क्या हो जाएगा आंसर। यदि इसको कोई पूछे पारा है या कि डाया, यानी कि Cr जो है पारामैग्नेटिक है कि डाया है, तो पारामैग्नेटिक होगा, पारामैग्नेटिक। आ रहा है समझ में। तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, बस आपको क्या आना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना। आ रहा है समझ में ना। यदि समझ में आ गया तो थम्स अप भेजिएगा, स्माइली को भेजेंगे आप, ठीक है। तो 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस 11th का पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 12th में। कहाँ पूछा जाता है, 12th में। नो प्रॉब्लम, कोई भी पूछेगा आप बता सकते हैं, पारा है या फिर डाया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर बता सकते हैं, वैल्यू बता सकते हैं, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा ये भी बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी जो है फ़िलहाल शुरू करते हैं। आपका कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं जो आपको सॉल्व करके बताना है कौन पारा है कौन डाया है, और कुछ वैल्यू है किसका कम होता है किसका ज़्यादा होता है, इस टाइप से, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी आपके लिए 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 होमवर्क है, ये ऑब्जेक्टिव। इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या करेंगे, बना के बताएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय आपको बताना है। निम्नलिखित में किसका चुंबकीय आघूर्ण का क्षण या आघूर्ण का मान अधिकतम होता है, तो उसको बताना है। मैग्नेटिक मोमेंट किसका, Cr का बताना है कितना होता है, Cr का जो है मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है। उसके बाद फिर बताना है आपका फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इसमें से कौन है। फिर बताना है Fe का जो है मैग्नेटिक मोमेंट का मान कितना होता है। तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग बनाने के बाद क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। तो देखिए, यदि वीडियो पसंद आता है तो क्या करें, लाइक ज़रूर ठोकें। टेंशन नहीं है, बिंदास होकर पढ़ें, खुश होकर पढ़ें, मस्त होकर पढ़ें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट देखे कैसे निकाला जाता है, कौन पारा होगा कौन डाया होगा, इसे सब बता चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप हम लोग शुरू करेंगे। फ़िलहाल आप क्या करें, इतना कंप्लीट करें। और डिस्क्रिप्शन में आपका जो 11th का जो वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में जो 11th का वीडियो और जो डाल दिया गया लेक्चर, उसका प्लेलिस्ट डाल दिया जाएगा। आप लिंक को क्लिक करके और उसको क्या कर सकते हैं, पूरा सीरियल वाइज पढ़ लीजिए, तो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा केमिस्ट्री,
यदि आप सीरियल बाय लेक्चर जैसे 11th एंड 12th जो लिखा हुआ बेसिकली 11th का है, उसको यदि आप क्या करें क्लिक करके ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से नोट्स बनाएंगे तो फिर बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।